हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। अंडर पेरिस 2024 की एक फ्रेंच एक्शन हॉरर डिजास्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है ज़ेवियर जेन्स ने। इस फिल्म को 5 जून 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और इनिशियली इसे मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज मिले, जबकि कुछ क्रिटिक्स ने इसे 1975 में रिलीज हुई फिल्म जॉज से भी कंपेयर किया। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के करीब मरीन रिसर्चर सोफिया असालिस अपनी टीम के साथ लिलिथ को सर्च कर रही है, जो कि एक टैग्ड शॉर्ट फिन मेको शार्क है। इसे ब्लू पॉइंटर या बोनीटो शार्क भी कहा जाता है। ये एक लार्ज मैकरल शार्क होती है। सोफिया की टीम में उसका हस्बैंड क्रिस भी शामिल है। उन्हें सडन शार्क के सिग्नल्स मिलते हैं और क्रिस 3 और टीम मेंबर्स सैम, जॉन और टॉम के साथ ओशन में डाइव करता है। सोफिया और जेड ऑन बोर्ड होते हैं। टीम को पहले एक पैक में एक मेकोस नजर आता है जिसे हंट किया गया था। सोफिया क्रिस से कहती है कि हमें बीकन 7 पर फोकस करना चाहिए। क्रिस बताता है कि इस शार्क का स्टमक फुल ऑफ प्लास्टिक है। जेड बताती है कि बीकन 7 करीब आ रही है। फिर वो उसे ऑब्जर्व करते हैं कि वो कुछ ही दिनों में काफी बड़ी हो गई है। वो इसके साथ और भी शार्क्स को ऑब्जर्व करते हैं जो कि सब फीमेल्स थी। सोफिया क्रिस को सैंपल लाने को कहती है। क्रिस कहता है कि ये डेंजरस होगा, लेकिन सोफिया फोर्स करती है। क्रिस इस नॉन एग्रेसिव दिखने वाली शार्क का ब्लड सैंपल लेने की अटेम्प्ट करता है, लेकिन शार्क सडनली उस पर और बाकी टीम मेंबर्स पर अटैक कर देती है। बोट की सेफ्टी छोड़कर सोफिया पानी में जंप कर देती है। उसे क्रिस का हाथ मिलता है। सोफिया लिलिथ के पीछे जाती है, लेकिन उसका पांव एक नेट में उलझ जाता है और शार्क उसे समंदर की गहराइयों में ले जाती है। वो खुद को किसी तरह नेट से फ्री करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन पानी के सिवियर प्रेशर की वजह से उसे कुछ इंजरीज हो जाती हैं। इसके बाद हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। 2 लड़कों को सेन से एक लाइव शेल मिलता है। पुलिस पहुंचती है और मीडिया को यकीन दिलाती है कि डरने की या खतरे की कोई बात नहीं है। सोफिया पेरिस में एक एक्वेरियम में काम करती है। वहाँ किड्स के एक ग्रुप को ओशन के बारे में एक्सप्लेन करते हुए वो काफी दुखी हो जाती है, जब कुछ बच्चे उस पर हंसते हुए कहते हैं कि इंटरनेट के मुताबिक आपकी पूरी टीम को शार्क्स ने खा लिया था। क्या ये सच है? सोफिया कोई जवाब नहीं देती। एक्वेरियम से निकलते हुए एक लड़की जिसका नाम मीका है सोफिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्टर्ब थी वो उसकी बात नहीं सुनती। तभी मीका कहती है, मैं जानती हूँ बीकन 7 कहाँ है। ये सुनकर सोफिया रुक जाती है। मीका और बेन, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं और एसओएस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो सोफिया को इन्फॉर्म करते हैं कि लिलिथ का ट्रैकिंग बीकन अभी भी एक्टिव है और वो पैसिफिक से ट्रैवल करते हुए रिवर सेन तक पहुंच गई है और ऐसा लगता है कि वो शहर में फंस गई है। वो सोफिया को उनके साथ सेन में डाइव करके उसे ढूंढने को कहती है, क्योंकि एक ड्राइवर रिसेंटली सेन में गायब हुआ है, लेकिन सोफिया इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। घर जाकर सोफिया अपनी टीम को याद करके उनकी वीडियोस देखती है और रडार पर शार्क की लोकेशन देखकर मीका को एक मैसेज सेंड कर देती है और सेन की तरफ जाती है। बेन और मीका सेन में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। मीका को एक कार मिलती है जिस पर शार्क के दांतों के निशान थे, लेकिन वहां पुलिस पहुंच जाती है। बेन वायर खींचती है ताकि मीका ऊपर आ जाए, लेकिन मीका ऊपर नहीं आती और बेन वहां से भाग जाती है। सोफिया वहां पुलिस को देखती है और बीकन 7 की लोकेशन कॉन्टिन्यूअस ट्रैक करती है। पुलिस मीका से पूछती है कि वो सेन में क्या कर रही थी। वो कहती है, मैं सेन की सफाई करने गई थी और वो बोट भी मेरी है, लेकिन पुलिस को उस पर यकीन नहीं आता और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे साथ ले जाती है। पूछताछ पर मीका बताती है कि सेन में शार्क है, जिस पर कोई यकीन नहीं करता। जब शार्क बाइट्स के जख्मों के साथ सेन से एक आदमी की लाश मिलती है, सार्जेंट आदिल सोफिया को अप्रोच करता है। सोफिया लाश को देखकर कहती है कि ये शार्क बाइट्स हैं, लेकिन पुलिस उसकी बात को भी सीरियस नहीं लेती। सोफिया और मीका शो करते हैं कि वो शार्क को ट्रैक कर रहे हैं और ये स्पेसिफिक शार्क है, इसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। पुलिस ये मेक श्योर करने के लिए टीम और सोफिया को सेन में लेकर जाने का प्लान करती है कि क्या वाकई कोई शार्क एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। टीम को शार्क की प्रेजेंस का क्लू मिल जाता है, लेकिन मीका बेन को फोर्स करके बीकन 7 को टर्न ऑफ कर देती है, क्योंकि उसे ये डर था कि पुलिस शार्क को मार देगी और उसे ये होप थी कि वो बाद में उसे रेस्क्यू कर लेंगे। सफिया मीका से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? शार्क पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक कर सकती थी, लेकिन मीका को तो बस शार्क्स को किसी भी तरह बचाना था। आदिल अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि हमें फौरी ऑपरेशन करना होगा, ट्रैफिक को रोकना होगा, लेकिन वो आने वाले ओलंपिक्स के बारे में बताकर कहती है कि हम इस बात को स्प्रेड नहीं कर सकते, पूरी दुनिया से प्लेयर्स आ रहे हैं। मैं कैसे मेयर से कहूँ कि वो सब कैंसिल कर दें? तुम अपना स्टाफ डबल करो और इस शार्क से जितना जल्दी हो सके जान छुड़ाओ। उस रात आदिल सफिया के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है
और उसे पता चलता है कि वो एक मरीन रिसर्चर थी और मिशन एवोल्यूशन के दौरान पैसिफिक गार्बेज पैच में उसने अपनी टीम को खो दिया था। दूसरी तरफ मीका पब्लिक में लिलिथ के एग्जिस्टेंस को रिवील कर देती है और सिटी कैटाकोम्स में सपोर्टर्स के एक ग्रुप को लीड करती है। कैटाकोम्स पेरिस फ्रांस में अंडरग्राउंड ऑस्यूरीज है जिसमें 6 मिलियन से ज्यादा लोगों के रिमेन्स हैं और यहाँ पर शहर के वेस्ट वाटर रेजर्वॉयर्स हैं। वो उन सपोर्टर्स को शार्क को ढूंढने के लिए इनवाइट करती है। आदिल सफिया से मिलकर उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि हमें मेयर से बात करके इवेंट को रोकना होगा। सफिया और आदिल मेयर ऑफ पेरिस से अपकमिंग ट्रायथॉन को पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट करते हैं। मेयर इनकार कर देती है और इस बात पर एम्फसाइज करती है कि ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक गेम्स रनअप के दौरान पेरिस को ग्लोबल अटेंशन मिलेगी जिन पर ऑलरेडी बिलियंस ऑफ यूरोस स्पेंड हो चुके हैं। सफिया और आदिल के शार्क को पकड़ने के प्लान बनाने के दौरान बेन पहुंचती है। वो उन्हें मीका के प्लान के बारे में बताती है और ये भी कि कैटाकोम्स में मीका के साथ और भी बहुत से लोग आने वाले हैं। सफिया और आदिल अपनी टीम के साथ कैटाकोम्स में पहुंचते हैं ताकि सबको वहां से निकाल सके। लिलिथ्स बीकन फिर से एक्टिवेट हो जाता है। मीका लिलिथ को अट्रैक्ट करने के लिए एक पल्स को एक्टिवेट करती है और रेजर्वॉयर के मिडल में स्विम करती है। आदिल की टीम पहुंचती है और वो सबको वहां से निकलने को कहते हैं। लिलिथ एक बेबी शार्क के साथ सामने आती है। मीका पानी से बाहर निकलने की वार्निंग सुनने से इनकार कर देती है। वो खुद को सही प्रूव करने के लिए कि शार्क्स डेंजरस नहीं होती बेबी शार्क को टच करती है और लिलिथ मीका पर अटैक करके उसे मार देती है जिससे अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग पैनिक हो जाते हैं, कई जख्मी हो जाते हैं और 12 लोग मारे जाते हैं जिनमें बेन और लियोपोल्ड भी शामिल है जो कि आदिल की टीम से एक पुलिस ऑफिसर था। बाद में सफिया और आदिल को डेड जुवेनाइल शार्क मिलती है। उसे एग्जामिन करने पर उन्हें पता चलता है कि वो एक फीमेल है जिसने फ्रेश वाटर में रहना सीख लिया है। वो सिर्फ 2 महीने की थी। उसका स्टमक कट करने पर उन्हें पता चलता है कि वो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू प्रेग्नेंट थी, बिल्कुल अपनी मॉम लिलिथ की तरह। पार्थिनोजेनेसिस एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक नेचुरल फॉर्म है जिसमें एम्ब्रियो की ग्रोथ और डेवलपमेंट डायरेक्टली एक अनफर्टिलाइज्ड एग से हो जाती है। सफिया कंक्लूड करती है कि अगर लिलिथ को पकड़ा ना गया तो वो मजीद म्यूटेटेड ऑफस्प्रिंग पैदा करेगी जिससे शार्क्स की तादाद दिनों में दुगनी हो जाएगी। मेयर खुद से इल्जाम हटाने के लिए शार्क को मारने के ऑर्डर्स दे देती है और अगले दिन होने वाले ट्रायथॉन को कैंसिल करने से अभी भी इनकार कर देती है जो कि स्पेसिफिकली इसी रिवर में होने वाला था। वो एक टीवी इंटरव्यू में शार्क्स प्रेजेंट के रूमर्स को झुटलाती है। सफिया और आदिल एक प्लान डिवाइस करते हैं कि लिलिथ को कैटाकोम से बाहर निकालें और इसे एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स पुइकार्ड और बेरूती की मदद से उड़ा दें। जैसे ही मेयर ट्रायथॉन को ओपन करती है और स्विमर्स पानी में जाते हैं, आदिल के टीम मेंबर्स कारो, अदामा, एंजल और मार्कस ने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। पानी के अंदर सफिया और आदिल का सामना कई छोटे शार्क्स के एक बड़े ग्रुप से होता है। जब वो अपना जाल बिछाते हैं, शार्क्स पुइकार्ड, बेरूती और अदामा को मार देती हैं। आदिल एक्सप्लोसिव्स को सेट करता है और ऐसा लगता है कि उन्होंने यंग शार्क्स के एक बड़े ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बड़ी शार्क लिलिथ जख्मी है लेकिन अभी भी जिंदा है। आदिल और सफिया सरफेस तक पहुंचते हैं। सफिया बताती है कि शार्क यही है। शार्क पुलिस बोट को उल्टा देती है, कारो और मार्कस को भी मार देती है और वो गुस्से में भरी हुई ट्रायथॉन की तरफ बढ़ती है। मेयर और लोग खौफजदा होकर देखते हैं क्योंकि शार्क ने कई स्विमर्स पर हमला करके उन्हें मार दिया है। आदिल मिलिट्री को चीख चीख कर वार्निंग्स देता है कि दरिया के किनारे लाइव शेल्स हैं। इसके बावजूद फौज ने लिलिथ पर फायरिंग की। उनके गन फायर और लिलिथ के मूवमेंट से होने वाले पानी में डिस्टर्बेंस की वजह से दरिया की गहराई में मौजूद अनएक्सप्लोडेड ऑर्डेंस शिफ्ट और डिटोनेट कर जाते हैं, जिससे मेयर, एंजल और भी कई लोग पानी में गिर जाते हैं। इन एक्सप्लोजन से कई ब्रिज तबाह हो जाते हैं, जिससे एक सुनामी क्रिएट होता है और सेंटर ऑफ पेरिस में फ्लड आ जाता है। सफिया और आदिल फ्लड के दरमियान एक बिल्डिंग की छत पर रुकते हैं और उनके इर्द गिर्द लिलिथ और बहुत सी छोटी शार्क्स हैं जो धमाकों से बच गई थी। और जैसा कि एंड क्रेडिट से पता चलता है, लिलिथ और उसके बच्चे दुनिया के बड़े रिवर सिटीज जैसा कि पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, बैंकॉक, वीनस और टोक्यो में फैल चुके हैं। और जैसा कि सोफिया को डर था, ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया को कॉलोनाइज कर रहे हैं। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर बायोनिक मूवी की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे 2035 में बायोनिक प्रोस्थेटिक्स ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और बायोनिक प्रोस्थेटिक एथलीट्स नॉर्मल एथलीट से बहुत आगे निकल चुके हैं, जिससे ऑब्वियसली उनको शदीद गुस्सा है और वो इस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। इस फिल्म के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। If you like this video, please like, share and subscribe and hit bell icon for latest updates. Thanks for watching. Take care.